आज हम आपके हिंदी साहित्य में पाठ 14 लोकगीत की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले आप मुझे बताएं कि आपने कभी लोकगीत सुने हैं या फिर गाए हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर गए होंगे जहाँ पर आपको हमारी संस्कृति की झलक दिखाई गई हो। वहाँ पर भी लोगों का जैसे लोकगीतों का प्रोग्राम होता है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपने ज़रूर देखी होंगी। जैसे आप किसी पहाड़ की, यदि हमारे पहाड़ों में काफ़ी शादियाँ होती है, वहाँ पर भी शादियों में अभी भी क्या होते हैं, ये तरह तरह के जो है हमारी संस्कृति की जो झलक दिखाने वाले लोकगीत होते हैं, इनको गाए जाते हैं। वहाँ पर भी आपने लोकगीत सुने होंगे। हमारे देश में कई संस्कृति के लोग रहते हैं, है ना। हमारे बहुत से क्या संस्कृति वाला लोग है, बहुसंस्कृति वाला देश है हमारा। तो उन लोगों के अपने अपने क्या होते हैं, लोकगीत होते हैं। तो आज हम आपका पाठ 14 में हम लोग पढ़ेंगे लोकगीत। तो आपका आज हम पाठ 14 पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया लोकगीत। तो इसके जो लेखक हैं, लेखक कौन है इसके, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, है ना। तो इनका जन्म हुआ था 1910 में बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। और इन्होंने एमए तक पढ़ाई करी। उपाध्याय जी का जो है जो रुचि थी, इनको संस्कृत साहित्य, पुरातत्व के समर्थक अध्येता व हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नायक भी रहे ये। इन्होंने प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया और इसी विषय पर इन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। इनका निधन हुआ था 1982 में, इनका निधन हो गया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, प्राचीन भारत का इतिहास, साहित्य और कला आदि हैं। अब हम पाठ शुरू करते हैं। अब हम पाठ आरंभ करते हैं। तो लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। जो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, उससे क्या होता है, जो लोकगीत है वो अपनी लोच, है ना, लोच माने लचीलेपन की वजह से, ताजगी की वजह से लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। क्या हमारे लोकगीत, लोकगीत क्या होते हैं आपको पता है ना। लोगों के बीच, तो गाँव के लोगों के द्वारा गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें हम लोकगीत कहते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। किसके संगीत है, सीधे जनता के, है ना। गांव के जो लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं, है ना। मैंने आपको बोला कि घर के लोगों के द्वारा, गांव के और नगर के जनता जो लोग रहते हैं उनके द्वारा गाए जाने वाले ये गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, है ना। साधना मतलब रियाज की, जैसे शास्त्रीय संगीत में रियाज की जरूरत पड़ती है, तो इसमें कोई साधना की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इससे कोई भी गा सकता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, और ये खासकर कब गाए जाते हैं, जब कोई त्योहार होता है ना, और यह विशेष अवसरों पर, है ना, शादी ब्याह मुंडन आदियों में गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनकी रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। मतलब इनको हमें शुरू से, जब से हमारा जो गांव की संस्कृति स्टार्ट हुई, हमारी जो जीवन की परंपरा शुरू हुई है, तब से ही इनको लोग गाते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गाते चले आ रहे हैं, है ना। तो इसके जो रचयिता है, इनको रचने वाले कौन है, गांव के लोगों के द्वारा ही इन गानों की रचना की गई है। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है, और इसमें मतलब पुरुषों ने नहीं बल्कि स्त्रियों ने भी इन गानों को बनाने के लिए विशेष रूप से इसमें भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो इनके लिए ज़्यादा साज बाजों की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में औरतें किससे, ढोलक के द्वारा भी गा लेती है ना। झांझ, करताल भी होता है, बांसुरी आदि की मदद से इनको आराम से ये लोग गा लिया करते हैं, है ना। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। मतलब जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको तुच्छ समझा जाता था, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के लिए तो आपको काफ़ी रियाज करना पड़ता है ना। तो काफ़ी चीज़ें आपको उसमें सीखनी पड़ती है। लेकिन इनको क्या है, इसमें आपको जो लोकगीत है इनको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप सुन सुन के भी आपको याद हो जाता है। तो इनको शास्त्रीय संगीत के सामने इन लोगों को, इस लोकगीतों को बेकार समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। तो अभी तक, मतलब उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय तक इन जो है लोकगीतों की काफ़ी उपेक्षा, मतलब लोग मतलब अच्छा नहीं मानते थे इन गानों को। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध
बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो भी गए हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय तक तो इन जो लोकगीत थे इनको तुच्छ बेकार समझा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आने लगा, लोग अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ने लगे हैं। तो उन्होंने क्या करा, इस जो हमारे लुप्त होते हुए जो लोकगीत है इनमें इन लोगों को उन्होंने जो अलग अलग बोलियों के जो लोग थे उन लोगों ने अपने लोक साहित्य और लोकगीतों का मतलब उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, है ना। इस प्रकार अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं, उनको उन्होंने एक उसमें एकत्रित करके लिखा है और इनको इनके ऊपर कई संग्रह करने के बाद इनको प्रकाशित भी किया गया है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, है ना, एक ही नहीं है, लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। तो उन्होंने कहा कि लोकगीतों के कई प्रकार हैं और उनमें से एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव मतलब जीवित है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत। और कौन सा उन्होंने बोला कि ओज से भरा हुआ कौन सा संगीत और जो बिल्कुल जीवित है मतलब सजीव है। और यह देश के कौन से देशों का, आदिवासियों का, जो हमारे देश में विभिन्न प्रजातियों मतलब अलग अलग उसमें आदिवासी रहते हैं, है ना, जो पहाड़ों जंगलों के अंदर बीच में रहते हैं उनको, तो उनका अपना संगीत है। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में, दक्कन, छोटा नागपुर में, गोंडखांड, औरवा, मुंडा, भील, संथाल आदि में फैले हुए हैं। मतलब इन सब जगह पर ये हमारे आदिवासियों की रहने की जो जगह है उन पे फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ से बंध ना सका और द्वंद्व लहराता है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा जो हमारे जीवन के जो नियम है इसमें मतलब उनमें कोई पाबंदियां नहीं है, है ना। अपनी मर्जी से रहना, अपना खाना पीना, रहना और अपने गीतों को, अपने गाने को गाना, दल के समूह में गाना, है ना, स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाना। तो ये क्या है, इनको किसी भी जीवन के जो नियम है उनमें उनको जकड़ा नहीं जा सका है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। तो इनके जो गीत है तो क्या करते हैं, जब समूह में एक साथ क्या करते हैं, नाचते भी हैं और बड़े बड़े दलों में एक साथ गाते भी हैं और नाचते भी हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। तो ये लोग कैसे गाते हैं? पूरे दलों में गाते हैं। कैसे? 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों का दल होता है और एक साथ एक दूसरे के साथ जवाब में गाते हैं। मतलब एक दूसरे से यदि पुरुष ने कोई जवाब में गाया तो उसके उत्तर में स्त्रियां गाती हैं और सारी दिशाएं गूंज उठती है और खुले दिल से, खुले मन से उन गानों को वो गाते हैं। पहाड़ियों के अपने गीत हैं। अब आ जाते हैं, पहले आदिवासियों के गीत बोले, फिर उन्होंने पहाड़ियों के गीत। पहाड़ियों के गीत क्यों बोला? ये पहाड़ों में रहने वाले लोगों के गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न भिन्न रूप होते हैं, होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। तो उन्होंने कहा कि ये भी क्या है, अशास्त्रीय है। इनको मतलब शास्त्रीय संगीत के उसमें नियमों में नहीं जकड़ा जा सका है और ये अपने अपने में एक समान भूमि वाले गाने हैं। ये कहाँ पर गाए जाते हैं? पहाड़ों में, गढ़वाल में, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और इनके जो अलग अलग उसके अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की भी अपनी अपनी विधियाँ हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है और उनको गाने की वजह से, उन लोगों को पहाड़ में रहने की वजह से उन लोगों को पहाड़ी नाम में रखा गया है। तो आपने अपने पहाड़ों में तो सुना होगा ना, कई किस्म के गाने। हमारे जौनसार में अलग तरीके से गाने जो गाए जाते हैं। आप हिमाचल में चले जाओ, वहाँ का जो डांस है, अपनी संस्कृति और गाने का जो है तरीका वो अलग अलग होता है। अपने अपने उसमें ताल, अपने अपने जो उनके जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके द्वारा वो गानों को गाते हैं, है ना। तो आपके वास्तविक लोकगीत देश के गाँवों और देहातों में है। हमारा जो मेन जो लोकगीत है वो कहाँ पर बसता है? हमारे गाँवों में और देहातों में बसता है। इनका संबंध देहात की जनता से है, मतलब जो गांव में रहने वाली जनता है उनसे है इनका लोकगीतों का संबंध। बड़ी जान होती है इनमें, और इन्होंने कहा कि इन गानों में बड़ी जान होती है। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। कहाँ कहाँ गाए जाते हैं ये? चैता, कजरी, बारामासा, सावन, ये गाने कहाँ गाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर में, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भितियाली बंगाल के लोकगीत हैं, है ना। बंगाल के कौन से लोकगीत हैं? बाउल और भितियाली। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल,
संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, हमारे देश के संस्कृति के जो अलग अलग जगहों के जो गाने वाले हैं गाने और उनके कहाँ पर वो गाए जाते हैं उनके बारे में बताया है। तो जैसे कि आपके राजस्थान में ढोला मारू के गीत गाए जाते हैं, पंजाब में हीर रांझा सोनी महिवाल पर आधारित गाने गाए जाते हैं, है ना। बाउल और भितियाल बंगाल के गीत होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने गीतों के प्रकार भी आपको इसमें बताए गए हैं। इन देहाती गाँव के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपनी गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो गांव के जो लोग गीत हैं इनकी जो रचना करने वाले हैं तो अपनी कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपनी मतलब सोच कर नहीं, अपने गीतों का रोजमर्रा की जिंदगी में बहते हुए जो अपने जीवन से उन्होंने प्रेरणा भी लेते हैं और उसी पर आधारित वो उन गानों को बनाते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मतलब जिससे कि वो सीधे आपके मर्म मतलब रहस्य भेद को छू लेते हैं, आपको हृदय को स्पर्श कर लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ठीक है, तो उनके जो राग हैं वो सिंपल साधारण वाले जो राग होते हैं उनके द्वारा उनको गाया जाता है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। तो जो जो सबसे ज़्यादा चलने वाले जो गाने हैं गांव के लोगों के द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं वो क्या है, कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहाती के गीत हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। और ये जो जब गाने गाए जाते हैं ये वाले तो काफ़ी लोग भीड़ों में इन गानों को सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों पर गाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी भाषा के संबंध में कहा जाता है कि इनको जो गांव के जो लोकगीत हैं उनके इलाकों की जो इलाकों में जो बोलियां होती हैं उन्हीं पर आधारित इन गानों को गाया जाता है। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि इसी के कारण क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले और आनंद देने वाले होते हैं। तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। और मेन कारण क्या है, जब वो अपनी भाषा में अपनी बोलियों में इन गानों को गाते हैं तो और सिंपल भाषा होती है ना, तो लोगों को ये जल्दी से समझ में आ जाते हैं और इसी कारण से इन लोगों को इन लोकगीतों को ज़्यादा सुना जाता है और इन्हें गाया जाता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है ना। और भोजपुरी जो गाने हैं उसमें किसका 30-40 वर्षों में किसका प्रचार ज़्यादा हुआ है, विदेशिया का प्रचार ज़्यादा हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी और इनके करुणा का और विरह का रस बरसता है। जो विदेशी जो गाने हैं इनमें तो मतलब कि जो प्रेमी प्रेमिकाओं पर आधारित ये गाने गाए जाते हैं। जैसे प्रेमी प्रदेश में चला गया या पति प्रदेश चला गया तो इस पर आधारित ये गाने गाए जाते हैं। और ये करुण रस से और विरह मतलब बिछड़ने वाले रस पर आधारित ये गाने होते हैं। कौन से गाने, विदेशिया। ठीक है, तो इनको भोजपुरी भाषा में गाया जाता है और इनका जो है मेन जो वो है गाने का वो क्या है, प्रेमी प्रेमिकाओं यदि किसी का पति बाहर विदेश चला गया तो उनके विरह में गाए जाने वाले ये गाने गाए जाते हैं। जंगल की जातियों आदि के दल गीत होते हैं और जो जंगल की जो जातियाँ आदिवासी जो लोग होते हैं वो किस में गाते हैं, दल गीत मतलब समूह में गाते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। तो उन्होंने किसमें कहा कि वो किसमें गाए जाते हैं, बिरहा आदि में गाए जाते हैं। आदिवासियों के जो लोग गीत होते हैं पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और पूरी और दिशाएं गुंजा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जब पूरे दलों में गाते हैं तो एक दल पुरुषों का होता है, एक दल स्त्रियों का होता है और एक दूसरे से के जवाब में मतलब आपको किसी ने गाने में जैसे पुरुषों ने कुछ कहा स्त्रियों को तो वो उसके जवाब में उसका आंसर देकर उत्तर देकर उनको गाते हैं और पूरे दिल खोल के अपने गीतों को जोर जोर से गाते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। उन्होंने कहा कुछ समय से क्या हो गया कि आदिवासी के जो ये गीत दल गीत है इनका ह्रास मतलब पतन हो गया है कुछ समय से। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने
आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इनका चंदेल राजाओं के कवि जनिक से माना जाता है। जिन्हें आला उदुल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर, तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे प्रकार के जो लोकप्रिय गाने हैं कौन से, आला के, तो उन्हें कैसे कहा जाता है, बुंदेलखंडी में। आपने सुना था बुंदेलखंडी गाने, किसमें सुना बताओ? मैंने पढ़ाया था ना आपको, झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हमने तो बुंदेलखंडी में जो गाए जाने वाले गीत हैं, तो ये क्या था, प्रारंभ में क्या था, तो जो जनिक था, है ना, चंदेल राजाओं का जो राजकवि थे, कौन, जनिक, तो उन्होंने अपनी राजाओं के की वीरता का बखान करने के लिए अपने महाकाव्य लिखा था, और मतलब वर्णन किया था उनका, और उनको मतलब निश्चय ही उनके छंद को लेकर, तो उन्होंने उनके जो छंद थे उनको जन बोली में मतलब गाते हुए दूसरे देहाती कवियों ने समय समय पर गीतों में उतारा। और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इनकी इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। तो उन्होंने कहा कि तो बुंदेलखंड के जो वहाँ के लोग हैं, तो वो लोग अपने जो ये है जो राज कवियों के मतलब अपने जो राजाओं के जो है वीरता का बखान करते हुए इन गीतों को गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गीत आज भी गाँव में बहुत प्रेम से गाए जाते हैं, और जो इनको गाने वाले लोग हैं तो उनको गाते हुए, ढोलक बजाते हुए गाते गाँव गाँव फिरते हैं इनको गाते हुए। तो उन्होंने कहा इसकी सीमा उन गीतों के स्थान पर भी है, उनको वहाँ पर भी गाया जाता है। कहाँ पर, जो आपने देखा रस्सियों का खेल करते हैं, जो रस्सी पे चलने का वाला खेल खेलते हैं, तो उनको भी वो करते हुए भी वो इन गीतों को गाते हैं, है ना। तो अधिकतर ये किसमें है, गद्य पद्यात्मक है, और जो इन्हें पद्यात्मक मतलब उसमें कविताओं के रूप में लिखा है, और इन्हें इनके अपने बोल हैं और इनके गाने के अपने बोल हैं। अंतः असंख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। उन्होंने कहा अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, स्त्रियों के गाए जाने वाले गीतों की है। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्होंने कहा ये गीत क्या है, लोकगीत ही हैं, लेकिन पर इन्हें अधिकतर कौन गाता है, जो गांव की औरतें होती हैं वही इनको गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं, मतलब इनकी जो रचना करती है कौन करती है, गांव की औरतें ही करती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा वैसे तो अधिकतर जो इन गानों की रचना कौन करती है, गाँव की जो औरतें हैं वो अपना आप ही बनाती हैं, लेकिन मर्दों ने भी इन गानों की रचना करने वालों में मर्दों की भी कोई कमी नहीं है। पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। उन्होंने कहा इन गीतों का जो संबंध है खासकर किन के द्वारा है, स्त्रियों के द्वारा होता है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो भारत की देश की जो संस्कृति है हमारे देश में, तो इन दूसरे देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में भी स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, सबके अपने मिले जुले गीत हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के गीत, तो हमारे जो गीत है वो कहाँ कहाँ पर गाए जाते हैं, गाँव के लोकगीत जो होते हैं त्योहारों पर त्योहारों पर गाए जाते हैं, है ना, या फिर नदियों में नहाते समय तक के गीत है। नहाने जाते हुए राह के, मतलब नहाने आप जा रहे हो रास्ते में, अब तो लोगों के अपने घरों में बाथरूम बन गया, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, नहाने के लिए स्त्रियों के लिए अलग से होता था, जहाँ पर वो झरने या तालाब में नहाने जाती थी, तो वहाँ पर वो अपने घर से दूर जब जाते थे तो वो नहाने जाते हुए भी वो गाने को गाते हुए जाती थी। विवाह के समय, जब विवाह होता है तभी भी गाते थे। मटकोड़ जौनियार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जब आपने देखा होगा पहाड़ों में आप कभी गए होंगे, तो जब फेरे होते हैं या कुछ होते हैं तो वहाँ पर अपने संबंधियों को लोग जो होती है, जो मतलब जीजा जी को सालियाँ गालियाँ देती हैं, या अपने संबंधियों को वो क्या होते हैं गाने गाते हुए गालियाँ देती हैं। जन्म आदि पर भी, जन्म होता है किसी बच्चे का, तो वहाँ पर भी जो गाने गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं।
अलग अलग, उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों में अलग अलग, सबके लिए अलग अलग गीत है। उन्होंने कहा जितने भी नहाने के लिए जाते समय या राह में जाते समय, विवाह में या जन्म पर, अलग अलग उनके अलग अलग गीत हैं जो कि कौन गाती हैं? स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से ही से गाती रही। उन्होंने कहा आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ही वे गाने गाती रही हैं। तो हमारे जो पुराना ज़माने में था तो क्या था, जब हमारे देखने के लिए क्या था, रेडियो नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो वो लोग कैसे करते थे अपना मनोरंजन का साधन क्या था उन लोगों का? तो वो लोग या तो अपने गाने गाते थे, है ना, ढोल ताल पे बजाते हुए, या फिर वो नाचते थे। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से भी गाती रही हैं, तो उनके अपने गीत थे और अपना आप वो उन गानों की रचना क्या करते थे। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। तो उन्होंने यहाँ तक कि महाकवि जो कालिदास है, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में जो स्त्रियों के जो गीत है उनके बारे में बताया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो क्या है, जो 12 मासे जो है पुरुषों के साथ साथ कौन भी गाते हैं? स्त्रियां भी उन गानों को गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। उन्होंने कहा कि खासकर मेन बात, जो स्त्रियां गाने गाती हैं वो गाने क्या है, वो अकेले नहीं गाती बल्कि दल में गाती हैं। आपने देखा होगा आजकल हम लोगों के यहाँ एक रिवाज चला है ना, क्या कहते हैं, कीर्तन का, है ना, ढोलक की ताल पर गाती है ना, और स्त्रियां तो साथ में दल में एक समूह में बैठ कर गाती हैं। वो लोग अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। तो उसने क्या कहा कि एक इनके जो गाने वाले हैं क्या अकेले नहीं गाती है, दलों में गाती है, और उनके साथ जब एक दल में गाते हैं तो एक साथ कंठ में तक गले उनके एक साथ गाते हैं वो लोग, और उनमें से अधिकतर क्या होता है, उन गानों के मतलब उनकी जो स्वर होते हैं आपस में मेल नहीं खाते। फिर भी त्योहारों में मतलब फिर भी वो हमें के त्योहारों पर, ये जो शुभ अवसरों पर हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। और अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होने लगा तो गांव और नगरों में क्या करते हैं, जो गाने वालों को वो लोग बुला लेते हैं, जो कि विवाह पे, जन्म आदि के अवसरों पर बुला लिए जाते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्सित होकर दल बांधकर गाती हैं। उन्होंने कहा जब जैसे हमारे मतलब ये नहीं विवाह मतलब जन्म के गाने नहीं है, बल्कि ऋतुओं के परिवर्तन होने पर भी स्त्रियां मतलब खुश होकर दलों में गाना गाती हैं। जैसे कि होली में बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है। कौन कौन से होली के गीत होते हैं, बरसात में जो कजरी गाई जाती है, वो गाने उनके अपने हैं जो सुनते ही बनती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पूरब की बोलियां हैं उसमें मैथिल, कोकिल और विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से लेकर मतलब हमारे पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल तक, काठियावाड़ से गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक के सबके अपने अपने विद्यापति हैं। फिर इसमें आपका स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुट होता है। उन्होंने कहा स्त्रियां अधिकतर कैसे गाती हैं, आपने देखा होगा कि ढोल और मंजीरा, है ना, इनके द्वारा गाती हैं, लेकिन उनके गानों के साथ साथ वो क्या करते हैं, उनको मतलब उसमें नाच भी उसमें सम्मिलित होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। गुजरात का आपने सुना होगा, गरबा सबसे प्रचलित जो डांस भी होता है और गाया जाता है, जिसमें विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं और नाचती हैं, है ना, वो गरबा जो करते हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजा तो वो लोग साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती हैं। तो वो क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा गरबा जब डांस करते हैं लड़कियाँ, तो वो क्या करती हैं, साथ में जो लकड़ी की जो डंडी होती है उनको आपस में बजाती हैं, जो बाजे का काम करती है। आपने देखा है ना, गरबा जब डांस करते हैं तो उनके साथ जो लकड़ियों को आपस में बजाती हैं वो क्या करती है, बाजे का काम भी करता है। इसमें नाच गान साथ चलता है। उसमें नाचने का और गाने का जो काम है दोनों एक साथ चलता रहता है।
वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। तो आपने देखा होगा कि अब गरबा क्या हो गया, सब जगह लोकप्रिय हो चुका है। आपने देखा होगा कि जब नवरात्रे आते हैं तो आपने देखा होगा कि हर जगह उसको नवरात्रों के टाइम पर गरबा डांस किया जाता है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रिज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं और स्त्रियां विशेष तौर पर। तो उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर क्या गाया जाता है, ब्रिज में रसिया चलता है और दल के दल क्या है, लोग आपस में गाते हैं। खासकर कौन गाता है इनको, विशेषकर स्त्रियां गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। तो उन्होंने कहा असल में गांव के जो गीत हैं उनके वास्तव में कई प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर जीवन, जहाँ पे हरियाली है ना, लोग खुशहाली है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है उन लोगों को, तो उसमें कहा कि तो वहाँ पर जीवन क्या हो गया, आनंद में हो जाता है। तो वहाँ किसी आनंद के जो स्रोत है, जो मतलब किसी चीज़ की कमी हो सकती है क्या। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीक है। तो उसने कहा कि हमारे जो जीवन के हैं वहाँ पर अनंत मतलब कई उसमें लोक गीतों के गानों के प्रतीक है। कहाँ, हमारे गांव और देहातों में। अब आगे समझ में आपको। अब आप इस लेसन का आपका पार्ट 14, 15, 16 और 17 के आप शब्दार्थ और लेसन को पढ़ेंगे और इनके बीच से मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगी। आपके बुधवार को मैं क्लास में आपके टेस्ट लूँगी। धन्यवाद।